जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। साथियों, हम हाजिर हैं आपके पास फिर दो नई सीटें लेकर और हरियाणा की राजनीति में जो पॉलिटिकल हलचल है उसे लेकर। आज बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं हरियाणा के अंदर, खास तौर से कांग्रेस में। कांग्रेस ने ये घोषणा की है एक तरह से कि वो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस के लिए इच्छुक है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने ये बात कही। और हमारे साथी जो प्रेम जी हैं, उनकी जानकारी के अनुसार कांग्रेस सीपीआई और एक और पार्टी के साथ भी अलायंस करने की इच्छुक है। तो वो 3-4 पार्टियों के साथ अलायंस कर सकती है। शायद समाजवादी पार्टी के साथ भी, उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये सब क्यों हो रहा है और इसके क्या मायने हैं? इनके मायने तो बहुत गहरे हैं और वो गहरे मायने क्या हैं ये हमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। पहले अमित जी के पास चल के देख लेते हैं आज की कौन सी दो सीटें वो डिस्कस करने वाले हैं। अमित जी, कौन सी दो सीटें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जो एक तो है फरीदाबाद लोकसभा में आने वाली फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। इस सीट से फिलहाल जो है कांग्रेस के नीरज शर्मा विधायक हैं और दूसरी जो विधानसभा सीट है वो अटेली जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में आती है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी के सीताराम यादव विधायक है जी। जी, तो ये जो बड़ी घटना है कि कांग्रेस का ये ऑफर करना, ये बताया जा रहा है कि कल जो सीईसी की बैठक हुई उसमें राहुल गांधी ने अपने लीडर से कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ क्या समझौते हो सकते हैं, इसकी जरा जो संभावना है इस पर आप जरा देखिए इसको। और आम आदमी पार्टी के साथ अगर अलायंस होता है तो उसके क्या मीनिंग होंगे, ये सब जानते हैं। हम चलते हैं सीधे विनोद जी के पास। विनोद जी, आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है और इसके क्या मायने हैं? देखो कमल जी, ये खबर कहने को तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी भी देखनी बहुत जरूरी है। 90 सीटों पे कांग्रेस इतना आगे बढ़ चुकी है, इतना आगे बढ़ चुकी है कि अगर वो एक दो सीटें भी हिलाती है तो उसका पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। उनके पास ऑलरेडी इतने कैंडिडेट हैं और स्टेट की लीडरशिप टिकट मांगने वालों से छिपती फिर रही है, फोन नहीं उठाती, छुप के बैठ के कहीं डिस्कशन करते हैं, लोग कपड़े फाड़ने को तैयार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी किसान आंदोलन के दौरान जो 2-3 किसान नेताओं को उन्होंने इंडिकेट किया था कि आपको कांग्रेस में एकोमोडेट करेंगे, उनको भी टिकट की हाँ नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब हुड्डा के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो कांग्रेस का पूरा सीक्वेंस जो है 2-4 सीटों से ही हिलने वाला है अगर ऐसा होता है तो। पर जो मैं इसको माइक्रो स्टडी कर रहा हूं अपने दृष्टिकोण से, मुझे इसकी फिजिबिलिटी ना के बराबर लगती है। उसका मैं रीजन बताता हूं कि राहुल गांधी ने जो ठीक लफ्ज यूज किया वो ये यूज किया, बेसिकली उनके बैक ऑफ माइंड में होगा कि एक इंडिया अलायंस को जैसे मैं लीड कर रहा हूं देश में इस वक्त, वो बेशक घोषित तौर पे इंडिया अलायंस के लीडर नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टी के नाते इंडिया अलायंस के सारे लोगों को वो लीड कर रहे हैं। और अभी तक वो उस अलायंस में कोई क्रैक नजर नहीं आया, जबकि जनरली होता ही है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी थी, जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय राजनीति का, जिस अलायंस में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, छोटा छोटा ये अलायंस टूट जाया करते हैं या हिलने लगते हैं। लेकिन अभी 3-4-5 महीने हो गए सरकार बने को, तो कोई इंडिया अलायंस का पत्ता अभी हिला नहीं। तो शायद वो ये एक फेस देना चाहते होंगे, लेकिन स्टेट लीडरशिप की सोच बिल्कुल नेशनल लीडरशिप से अलग होती है। राहुल गांधी ने ये कहा कि क्या हमारा आम आदमी से अलायंस करना फिजिबल है, तो वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े थे, उन्होंने तो उसी वक्त नाड़ मार दी कि जी नहीं। उनको देख के उदयभान जी ने भी नाड़ मार दी कि जी नहीं, कोई फायदा नहीं। तो उन्होंने अगला लफ्ज ये कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आप इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लो अजय माकन के साथ बैठ के। यहीं पे बात क्लोज हो गई कि अजय माकन के साथ बैठ के फिजिबिलिटी स्टडी कर लो। आज फिर मीटिंग है और मेरी पक्की जानकारी है कि सारी स्टेट
लीडरशिप एकदम डिनाई करने वाली है कि ये स्टेज अब अलायंस की नहीं है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये पहले होता तो शायद सोचा जा सकता था, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी बात क्या है कि ये खबर चलती रहेगी 2-3 दिन, जब तक राहुल गांधी अमेरिका नहीं जाते। अब इस घटना के बाद स्टेट लीडरशिप ये सोच रही है, राम राम कर रही है कि राहुल गांधी अमेरिका कब जाए और पीछे से अपना सीटें अनाउंस करके और चुनाव लड़े। मतलब विलिंग नहीं है आम आदमी से अलायंस करने के लिए। और अगर ग्राउंड पे देखो तो फिजिबिलिटी भी नहीं है। और अगर मान लो कांग्रेस थोड़ा सा नरम रुख ले भी जाती है राहुल गांधी के कहने पे, स्टेट कांग्रेस से, तो आगे आम आदमी वाले भी इतने सूदे नहीं है जो 1, 2 या 3 सीटों पे मान जाएंगे। वो सीधा शुरू करेंगे 15 चाहिए जी, फिर आएंगे 10 पे, फिर आएंगे जी 8 से कम नहीं हुई, क्लोजिंग 8 से कम नहीं। अब 8 सीटें कांग्रेस कहां से दे देगी? पहले ही इतनी उनको मुश्किल हो रही है। ये जो इन्होंने पंगा ले लिया, जो एप्लीकेशंस मांग ली 20,000 रुपए फीस लेके जो एप्लीकेशन मांग ली है, तो इनके गले का वैसे ही जंजाल बनी हुई है। अभी तक तो कांग्रेस के अंदर की खबरें छिपी हुई है, क्योंकि सारा जो अटेंशन है वो बीजेपी की मीटिंग्स पे चल रहा है। जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आएगी और जैसे ही बगावत होगी, और 100% बगावत होगी, दोनों पार्टियों में होगी और बड़े वाली बगावत होगी। बहुत से कैंडिडेट आएंगे, और हरियाणा में बहुत से कैंडिडेट हिम्मत भी इसलिए कर लेते हैं कि हमारे हरियाणा की जो विधानसभा सीटें वो यूपी की तरह नहीं है, 4 लाख 5 लाख वोट वाली नहीं है। सिर्फ 2 बादशाहपुर गुड़गांव छोड़ के हमारी 88 की विधानसभा क्षेत्र जो है, उसमें से 90% 2 लाख के आसपास आते हैं, 2.5 वाले भी थोड़े हैं। तो 2 लाख की जब होती है सीट, विधानसभा सीट होती है, उसमें एक भी कोई मजबूत बागी खड़ा हो जाए तो पूरे सीट के समीकरण बदल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस झाड़ू को बहुत ज्यादा सीटें दे पाए, या ये अलायंस जी भी हो पाएगा। जी प्रेम जी, आपकी जानकारी तो इससे थोड़ी डिफरेंट लगती है। आप तो मुझे बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि 2 पार्टियां और हैं जिनके साथ अलायंस की बातचीत चल रही है। देखिए, देश में गठबंधन की राजनीति फिर से आ गई, इस बात में कोई शक नहीं है। आज जो केंद्र की सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, और वैसे तो वो 34 दलों का गठबंधन है या 38 दलों का गठबंधन है, परंतु सरकार में भी अगर आप देखते हो तो 6-7 दल हैं। और वही स्थिति कांग्रेस की है, क्योंकि जैसा अभी मेहता जी बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी जी के पास है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष सभी की सहमति से बने हैं। और जी घोषित है, घोषित वो उस ग्रुप के, उस अलायंस के सर्वमान्य नेता हो चुके, बेशक उनको कोई ऑफिशियल कन्वीनर कोऑर्डिनेटर घोषित ना किया गया। तो आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 2 छोटे दलों से समझौता कर लिया। एक आमटन के टाइम पता नहीं कितनी बातें बनती हैं, नहीं बनती हैं, एक टिकट दिया जाएगा, 1-2 दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरू कर दिया ऐसा काम, तो कांग्रेस पार्टी पीछे रहने वाली नहीं है। और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, जैसा विनोद जी अभी बता रहे हैं आपको, वो चाहते हैं कि अलायंस टूटने की या उस तरह की कोई मैसेज उनकी तरफ से ना जाए। बेशक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिल्कुल भी समझौता किसी से करने की स्थिति में ही नहीं है, वो चाहते भी नहीं है। आज जब लग रहा है कि आज अंतिम बैठक केंद्रीय कमेटी की भी है, सीसी की अंतिम बैठक अभी शुरू होने वाली है, हरियाणा के नेता भी पहुंच गए हैं, प्रभारी भी पहुंच गए हैं, और राहुल गांधी जी अभी कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं, और वो अंतिम डिस्कशन है। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 34 टिकटें कल डिसाइड हो गई थी, फाइनल हो गई थी। नहीं, अलायंस पर रखें इसको, इसको प्रेम जी, मैं वही अलायंस बता जो रहा आप हूँ, बता मैं रहे। उसी पे आ रहा हूँ। जी आप कमल जी सुनना सीखें। मैं उसी पे आ रहा जी हूँ जी कि वो अलायंस की जी मजबूरी क्या है। वो अलायंस इसलिए जी करना जी चाहते हैं कि वो मैसेज गलत ना जाए। आज मैंने ये सबसे पहले बोला कि कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे। फिर भी जब बातचीत निकली है, या संजय सिंह की स्टेटमेंट जब पब्लिक में आ गई, और फिर उसके बाद बाबरिया जी की स्टेटमेंट भी आ गई, तो आप संजय सिंह को आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगर मानते हैं तो वो हैं, और बाबरिया जी केंद्र को ही रिप्रेजेंट करते हैं जब वो पार्टी के प्रभारी हैं। तो आज माखन जी से, उनसे सबसे डिस्कशन हुआ है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है अगर 1-2-3 सीट दे के पीछा छूटता है तो छुड़ा लो,
तो 1-2-3 सीट तक की तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश कन्वीनर है सुशील कुमार गुप्ता, और अनुराग ढांडा जो अति महत्वाकांक्षी नेता है, उपाध्यक्ष है, उन दो लोगों को अकोमोडेट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी भी किसी तरह से। हालांकि उसमें वो कांटा निकालने वाला जो एलिमेंट है हरियाणा का, 1-2 सीट पे वो भी आता है। तो वो चीजें अब मैं विनोद जी तो इस बात को बखूबी समझते हैं, तो वो कांटे भी निकलते हैं तो किसी माध्यम से वो निकले। परंतु अगर अगर ब्रॉडर उसमें बात की जाए तो कांग्रेस को बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी की भी। और जब आम आदमी पार्टी से आप बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और समाजवादी पार्टी पहले ये कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, और कांग्रेस पार्टियों ने मिलकर के केवल एक सीट मांगी है रोहतक जिले में जगमती सांगवान के लिए। परंतु रोहतक जिले में मैं समझता हूं कि कांग्रेस देने की स्थिति में नहीं है एक भी सीट, क्योंकि उनके पास एक तो जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनके पास दूसरी जगह पे खासतौर से मैं जुलाना का जिक्र करूं तो वहाँ 86 आवेदन हैं, बहुत हैवी वेट्स भी हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि एकदम से कोई सरेंडर कर देंगे। और जैसा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी बार्गेन बेशक करे 15 से शुरू करके, तो वो भी निपटना चाहते हैं 2-3 में ही। उनके पास योग्य प्रत्याशी नहीं होंगे। बेशक उन्होंने लोकसभा में एक सीट पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 5.5 लाख वोट भी लिया, तो वो वोट उनका नहीं था। जब आप अभी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मैं संभावित सीटें आपको बता देता हूँ, अगर 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 शब्द लगा के अगर देनी पड़ती है तो उसमें से जुलाना और जींद में से एक हो सकती है, कलायत एक हो सकती है, रानिया एक हो सकती है, और फिर अगर चौथी की बात आती है तो पेवागुल और पुंडरी में से एक हो सकती है। उससे इनके कई रास्ते वैसे भी खुलते हैं। जी, समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहेंगे, उनको कितनी सीटें दे सकती है कांग्रेस? मैंने बोला ना, जुलाना उन्होंने घोषित किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, तो एक ही सीट के लिए? जी। अच्छा, तो एक सीट समाजवादी पार्टी को, एक सीट जो है लेफ्ट पार्टी को। जी देखिए, बात सुनिए, 90 सीटों के सदन में 1-2 सीटों को अलायंस नहीं कहते, वो एक एडजस्टमेंट है कि आपने एक फेवर किया कि एक साथी को चलो साथ रखना है। 2 सीटों तक तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एडजस्ट भी कर लेगी, और वो एडजस्ट करने की जगह भी है। जैसे कलायत में एडजस्ट कर सकती है, कलायत में यूं एडजस्ट कर सकती है कि कांग्रेस के पास जो मजबूत कैंडिडेट है उसको लेकर दोनों तीनों ग्रुप्स में आपस में मत विभाजन है, तो वो सारे कीड़े मर जाएंगे एक टिकट अगर उनको दे देंगे तो झगड़ा नहीं होगा। एक आधी सीट और भी हो सकती है जिसमें वही स्कोर सेटलिंग वाला मामला होगा, हो सकती है, लेकिन इससे बियॉन्ड कांग्रेस जा नहीं पाएगी। कांग्रेस की जो लोकल स्टेट कमेटी है, जिसको आप ये मान सकते हो कि हुड्डा ग्रुप मान लीजिए, कह देते हैं एक बार, उन लोगों ने इस बार ये स्क्रूटनी की हुई है कि भी हमारी सीटें कमजोर कौन कौन सी हैं, हमारे कैंडिडेट कमजोर कौन कौन से हैं, वहां पे कौन सा कैंडिडेट लाके चुनाव बनाया जा सकता है। जैसे अभी सिरसा में कुमारी शैलजा की कमिटमेंट तो वीरभान मेहता से थी, लेकिन गोकुल सेतिया को 3-4 महीने से कांग्रेस का हुड्डा गुट घेरने पे लगा हुआ था कि इसको किसी तरह अंदर लाओ, और अंदर कैसे लाए, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट लड़ने का इरादा था और अटैचमेंट उनका अभय सिंह चौटाला के साथ था। पिछली बार भी अभय सिंह चौटाला ने उनको बैक किया था, तब जाके वो फाइट में आए थे, 600 वोटों से हार गए, लेकिन कांग्रेस उनको घेर वेर के ले आई, क्योंकि सरसा सीट में गोपाल कांडा को मुकाबला देने के लिए मजबूत कैंडिडेट चाहिए था, तो कैंडिडेट ले आई कांग्रेस वहां। जैसे हमने कल बीजेपी चर्चा की थी, आज कांग्रेस कर लेते हैं, कांग्रेस वहां कैंडिडेट ले आई। कांग्रेस को अहीरवाल में कुछ लगता है गड़बड़ है, हम उतने मजबूत नहीं है, तो गुड़गांवा में मोहित ग्रोवर को ले आई। अब मोहित ग्रोवर जीते हारे, टिकट मिले ना मिले बाद की बात है, लेकिन अगर टिकट मिलेगी तो ये पक्की बीजेपी की सीट पे फाइट हो जाएगी, जबरदस्त वाली। ये गुड़गांवा जो विधानसभा है 4,24,000 वोट की विधानसभा है, इसमें माइग्रेटिव वोट भी बहुत ज्यादा है, तो ये बड़ी टफ सीट है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं 10 साल से, लेकिन कांग्रेस यहाँ मोहित ग्रोवर को ले आई।
अगली खबर ये है कि कांग्रेस नरवीर सिंह पे पूरे पत्ते डाल रही है। अब नरवीर सिंह का मन तो ये है कि बीजेपी हाँ कर दे तो मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूं, क्योंकि जो इलाका है वो प्रो बीजेपी है। पर कांग्रेस फिर भी कोशिश कर रही है। वो सुबह कांग्रेस के पास होते हैं, दोपहर बाद बीजेपी के पास होते हैं। बीजेपी चाहती है कि नरवीर सिंह पार्टी ना छोड़ें, लेकिन उनके सामने राइडर कौन है? राविंदरजीत सिंह राइडर है। वो उनको टिकट नहीं लेने देंगे और वो चाहते हैं टिकट की गारंटी। जब उनको गारंटी नहीं मिलती तो वो एक बयान देते हैं कि मैं कांग्रेस से लड़ लूंगा। सुबह कांग्रेस में, जैसे आज उनके बारे में ये खबर थी कि वो आज कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन अभी कांग्रेस ढूंढ रही है उनको, वो मिले नहीं। वो दिल्ली जाके किसी बीजेपी के लीडर के पास बैठे हैं। तो एक एक सीट की, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक एक सीट की मारामारी है। इस पोजीशन में लास्ट मिनट में कोई अलायंस हो पाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। सिर्फ एडजस्टमेंट की बात हो सकती है कि एक दो सीटें इधर उधर से किसी का काट कूट के आकर उनको एडजस्ट किया जाए, यहां तक तो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती। जी, मतलब ये एक सवाल और उठता है। अभी तक प्रदेश के अंदर थोड़ा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस को एज है। हम लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस को एज है, कांग्रेस आगे है, चाहे बीजेपी पीछे से आके जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ बाद में कुछ कर ले, लेकिन लोगों के मन में ये था। आप जिससे भी बात करते थे हरियाणा में यही बात आती थी। ये जो एक अलायंस का या सीट एडजस्टमेंट की बात करके, क्या ये जो एक नैरेटिव था उसको कांग्रेस ने खुद ही नहीं खराब कर दिया कि आप ही अगर आप आगे थे तो आपको किसी की जरूरत नहीं थी, अब आप ही ढूंढ रहे हैं हमें साथी मिले, 1% वोट मिल जाए, 2% वोट मिल जाए। आम आदमी पार्टी का पिछली बार 1% वोट था, 1% से भी कम, उसके लिए भी आप इतने लालायित हो रहे हैं। इसका मतलब तो यही जाएगा ना कि आप अपने आप को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, चाहे 1-2% से ही हो। नहीं, देखो, परसेप्शन चेंज होता है। जैसे शुरू में ये खबर आती है तो जो कांग्रेस लवर है उनको थोड़ा शौक लगा होगा कि यार क्या जरूरत है, हमारी तो माहौल ठीक है। परसेप्शन तो चेंज होता है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन क्या होता है कि जो पहली खबर होती है ना, वो आखिरी खबर नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2015 में मैं बिहार के एक रिमोट एरिया में, बिल्कुल बैकवर्ड गरीब एरिया जहाँ टोला है और कोई अच्छा पक्का बड़ा मकान भी नहीं है, तो एक आदमी पुलिया पे बैठा था सर्वे करने के, और वो बाद में पता चला वो रिटायर्ड टीचर है। जब हम उनसे पूछने लगे कुछ तो उन्होंने एक लाइन में पूरे बिहार की राजनीति खत्म कर दी। वो मुझे कहने लगे कि अखबार की हेडलाइन पढ़ के कोई फैसला कभी मत लो, पूरी खबर पढ़ो। हेडलाइन कुछ और होती है, खबर कुछ और होती है। ये अभी आपके सामने जो आई है ये हेडलाइन है। अब जब शाम को ये खबर आएगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना करा, कुमारी शैलजा ने मना करा और लीडर्स ने मना करा, तो ये खबर डाइल्यूट हो जाएगी। इसमें उतनी डेप्थ नहीं रहेगी जितनी डेप्थ हम लोग सोच रहे हैं। अभी 2 दिन इंतजार कीजिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मेच्योरिटी है। 1-2 सीटों की बात अलग है, मेच्योरिटी मुझे नहीं लगती। जी प्रेम जी, मुझे लगता है इससे कांग्रेस का परसेप्शन जो है थोड़ा बिगड़ा है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो साफ साफ कह चुका है कि किसी की जरूरत नहीं है, और वो कॉन्फिडेंट है कि हम अपने दम पे सरकार बना लेंगे और बहुत अच्छा बहुमत हम ले सकते हैं। उन्होंने ये क्लियर भी किया है। कल की मीटिंग में अभी मेहता जी जो बता रहे थे, ये केवल ये एक जो धारणा है कि गठबंधन को महत्व देते हैं राहुल गांधी, सिर्फ ये बात है, बाकी इससे आगे की कोई बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस अपने दम पे सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो 90 सीटों पे, अभी तो उनके पास प्रत्याशियों की भीड़ इतनी है, उनके पास जब टिकट मांगने वालों की भीड़ आप देखते हैं तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में है। परंतु हर चीज से नैरेटिव बदलता है, हर बात से कुछ ना कुछ नई बात निकल के आती है। जैसे आप उसको उस तरह से देखते हो कि उनकी कोई नेगेटिविटी या कमजोरी है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो गठबंधन के सहयोगियों को थोड़ा सा पैसिफाई करना चाहते हैं, परंतु इतने भी एडजस्टमेंट नहीं दी जा सकती कि वो अपने घर बिगाड़ दें। नहीं, पैसिफाई करने की जरूरत क्या है?
कमल की जी। जरूरत होती है। विनोद शर्मा जी की जी जरूरत मेहता क्या थी, गोपाल कांडा जी की जी जरूरत मेहता क्या जी। थी, हरियाणा में भाजपा को उनकी जरूरत क्या थी ये बता दो ना। एक एक सीट के आदमी है सब, तो उन लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? आप एक तरफ मत देखो ना, सिक्के नहीं, का एक बीजेपी पहलू की है। तो वीक सीट है ना, बीजेपी जी, की वो इलाका वीक है, इसलिए उसको जरूरत थी। और अगर दूसरा, आप बीजेपी 10 साल अगर रूल, आप अम्बाड़ा को 10 साल, बीजेपी एक के लिए मिनट मैं अपनी वीक है, बात पूरी तो कर लूं। अगर आप मैं, अम्बाड़ा अरे को बात तो बीजेपी का पूरी वीक करने मानते दीजिए हो तो फिर सर, कहां से चुनाव लड़ेंगे? सर बात पूरी करने दीजिए। 10 साल हो चुके राज करते, तीसरी बार राज करना जीतना बहुत ही कठिन होता है। नरेंद्र मोदी का जो जलवा था वो टूट गया, तो बीजेपी तो इस चक्कर में फंसी हुई है। तो कांग्रेस का तो अपर हैंड था ही ना, उसमें नहीं, उसने अलायंस की वो वो फिर दिखा आप के। उस बात पे आ नहीं रहे ना, या वो सुनना नहीं चाहते। आप प्रदेश नेतृत्व नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूं, यही विनोद जी कह रहे हैं। आप उसको कहीं घुमा के ले जाना चाहे, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे नहीं आएगा, वोटर पे नहीं आएगा, वो जी बिल्कुल होगा भी नहीं। हमें हमें तो ये भी लगता है कि ऐसा संभव है नहीं। जी जी, विनोद जी आप कुछ जी, कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर परसेप्शन खराब होती है तो चारों तरफ देखना चाहिए। दूसरी पार्टी की परसेप्शन भी पिछले 2 दिनों में खराब हुई। मोहनलाल बड़ौनी जी ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुख्यमंत्री जी लाडवा से लड़ेंगे, है ना। जी मुख्यमंत्री ने कहा मैं करनाल से लड़ूंगा। ये जी चुनावी पचड़े हैं, ये चलते रहेंगे। मैं आपको वापस लेके जाता हूँ कि असली चुनाव कहाँ होगा। जी कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने 400 सीरियस प्लेयर पाल लिए, सीरियस प्लेयर। एप्लीकेशन जी चाहे 2,500 है, 2,000 है, 1,800 है, 300 से 400 सीरियस प्लेयर है। यानी कि 90 सीटों पे 300 से 400 के बीच में एवरेज लो, 3 से 4 हर सीट में सीरियस प्लेयर है। टिकट जी एक को मिलेगी। जी कुछ सीटों पे कांग्रेस ने मना भी लिया है, जिनको टिकट नहीं देनी उनको बोल भी दिया है कि भाई कोई बात नहीं, राज आ रहा है, आपको राज में शेयर देंगे। लेकिन उसके जी बावजूद भी 25-30 ऐसी सीटें हैं जहां लोग जैसे ही टिकटें डिक्लेयर होगी काबू नहीं आएंगे, ठोक के चुनाव लड़ेंगे। जी चुनाव में जी इसीलिए कह रहा हूं कि अभी हफ्ता आप रुको, पलटा लगेगा चुनाव। बीजेपी में भी यही पोजीशन है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे धड़ेबंदी ज्यादा हो गई है और वहां पे जी लफड़ा होना तय है। लेकिन जी कांग्रेस में मुझे लफड़ा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, उसके नंबर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो असली चुनाव जो सेट होगा ना, वो इन बातों से नहीं होगा। असली चुनाव सेट होगा उम्मीदवारों के आने के बाद। विड्रॉल ऑफ उन, कैंडिडेट्स के बाद उनकी चुनाव सेट होता है। उनकी मुखालफत में कितने लोग जी उतरते हैं। कुछ उतरेंगे जी ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ उतरेंगे ऑन द रिकॉर्ड। अभी आपकी एक सीट डिस्कशन आएगी, उसमें मैं आपको वहां के लोगों की राय बताऊंगा कि कैसे लोग ऑफ द रिकॉर्ड मंजा पुट्ठा करेंगे। मंजा उसको हमारे यहाँ जी उसको बेड को कहते चार हैं, भाई। मंजा पुट्ठा करेंगे, जी है जी ना। विनोद जी, आपने सीटों का नाम लिया, तो है? सीटों को ही शुरू कर लेते हैं। अमित जी, पहली जी, सीट कौन सी डिस्कस करना चाहेंगे? आज हम पहली सीट जो है वो अटेली डिस्कस करेंगे, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का हिस्सा है। अटेली जी सीट की बात करें कि ये बीजेपी के लिए परिसीमन के बाद से जो है ये मजबूत क्षेत्र बना है बीजेपी के लिए। चाहे 2009 का विधानसभा चुनाव हो, 14 का हो, 19 का हो। 2009 में भले ही जी बीजेपी हार गई थी, संतोष यादव उसकी उस टाइम कैंडिडेट थी, लेकिन फिर भी जो उसकी हार का अंतर था वो 973 वोट ही रहा। और 14 में लैंडस्लाइड था, मतलब कि 48,000 वोटों से बीजेपी संतोष यादव जीती, जो दूसरे नंबर पर है इनेलो के सतबीर नोटाल, उनकी जमानत तक नहीं बचा पाए। और 19 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहाँ से जो है अपना 18,000 से ऊपर वोटों की जीत मिली। और लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा में बीजेपी को यहाँ पे 19,500 से ऊपर की लीड मिली थी लोकसभा में भी। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी का एक मजबूत क्षेत्र है। बीजेपी से फिलहाल यहाँ से जो है कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। और ये भी सुधा यादव की बता रहे कि वो भी यहाँ से दावेदार हैं। संतोष यादव जो पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, एक बार विधायक भी रही, तो वो भी यहाँ से दावेदार हैं। जो मौजूदा विधायक है सीताराम यादव, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से दावेदार है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से अनीता यादव है, जो हुड्डा सरकार में सीपीएस रही थी, और राव नरेंद्र सिंह जो पहले 2000 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी यहाँ से दावेदार है। भले ही वो नारनौल से लड़े हों, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो यहाँ से तैयारी करें अटेली से। तो ये सीट जो है लगता नहीं कि बीजेपी के लिए मुश्किल आनी चाहिए। जी जी, बीजेपी को मुश्किल नहीं आनी चाहिए, अमित जी का ये और एक मानना चीज है। बता दूं कि सर, एक इस ग्रामीण सीट है और इसमें दो जी छोटे छोटे कस्बे आते हैं, कनीना और अटेली मंडी। बाकी सब आप कहें 10% हिस्सा शहरी है और 90% ग्रामीण है इसका हिस्सा। जी जी,
तो इस सीट पर एक बाई इलेक्शन मिलाकर 14 बार चुनाव हुआ है, इसमें से कांग्रेस ने 6 बार जीता, विशाल हरियाणा पार्टी ने 3 बार, 2 बार इंडिपेंडेंट, 2 बार बीजेपी। ये कहा जा रहा है कि अगर आरती राव को टिकट दिया गया इस सीट पर तो यहाँ पर पूरी बगावत हो जाएगी, और संतोष यादव ये ऑलरेडी कह चुकी हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगी। जो मौजूदा विधायक हैं उनकी टिकट कटना तो हर हाल में तय है। तो यहाँ पर बीजेपी में पूरा बगावत का माहौल है, और यहाँ पर जो है राव इंद्रजीत के जो भतीजे हैं वो भी टिकट चाहते हैं कांग्रेस से, राव अर्जुन सिंह, और एक मंत्री हैं कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह, वो भी लाइन में है, और अनीता यादव जो CPC थी एक्स, वो भी लाइन में है। तो ये सीट पर पूरे बगावत के माहौल हैं दोनों तरफ से। विनोद जी देखिए, सर्वे और ट्रैक रिकॉर्ड और सारी चीजों के हिसाब से देखें तो ये अहीरवाल का इलाका आज भी बीजेपी एज पे है, और उनमें मंडी अटेली टॉप एज पे है, टॉप वाली सीट है। लेकिन आप वोटर को ना टेकन फॉर गारंटीड नहीं ले सकते जी। 2014 में ये सीट 48,000 से जीती गई थी जी। 2019 में अमित जी बताएंगे कितने वोटों से जीती गई और कितना डेप्रिसिएशन हुआ, कितने कम हुए। 18,000 वोटों से जीती थी सीताराम। 18,000 वोटों से कितने? 18,000 30,000 का मार्जिन क्यों खत्म हुआ? 30,000 का मार्जिन इसलिए खत्म हुआ कि आपने एक ठीक ठाक कैंडिडेट को वहां से उसकी अपनी ईगो के लिए टिकट काट दी। जो एक एस्टेब्लिश्ड और स्थापित कैंडिडेट थी, कोई मामले नहीं था उसके खिलाफ, आपने टिकट काट दी, तो लोगों ने अपना रिजेंटमेंट शो कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि एक खबर ये है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को जिन सीटों में से चुनाव लड़वाना चाहते हैं उसमें मंडी अटेली उनकी टॉप प्रायोरिटी पे है। हालांकि कोसली भी उनकी सीट है, उनको कोसली में भी कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो इश्यू शायद इसलिए मानते हैं कि लोकसभा के जो कोसली के नतीजे हैं वो अच्छे नहीं रहे। 2 वोट से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, कहा पिछली बार 78,000 वोट से आ रहे थे, ठीक है ना। तो 2 वोट से इस बार वो वहां से लीड किए हैं, तो शायद उसमें कुछ हेजिटेशन होगा। लेकिन मंडी अटेली में क्या हुआ कि मंडी अटेली में आपने अभी जैसे संतोष का जिक्र किया, संतोष ने घोषणा कुछ नहीं की है, वो वेटिंग में है कि मुझे टिकट बीजेपी देगी। लेकिन उन्होंने वर्कर्स की मीटिंग बुला के वर्कर्स को टटोल लिया कि करना क्या है, अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, ये पक्की बात है। लेकिन इसके पीछे कहानी और भी चल रही है। जितने रामपुरा हाउस के विरोधी नेता हैं उन सबका ध्यान जो है वो मंडी अटेली पे चला गया है। मंडी अटेली पे इसलिए चला गया है, उनका थॉट प्रोसेस ये है भी आरती राव जो है वो यंग है, और अगर एक बार वो चुनाव यहाँ से जीत गई तो 25 साल के लिए उसकी गिरदावरी हो जाएगी, फिर 25 साल कोई और टिकट किसी को मिलनी नहीं, टिकट उसी को मिलेगी जब तक राजनीति करेगी। ऐसा परसेप्शन बिल्डअप हो गया है। तो बोलते हैं 25 साल की गिरदावरी क्यों होने दें, सारे मिलके आपस में जिनकी बातचीत नहीं होती थी वो भी सारे इकट्ठे हो गए। मन ये है कि अगर आरती राव यहाँ से आएगी तो उसको हराएंगे। अब इतनी सॉलिड सीट भी बीजेपी की डिस्टर्ब हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्टर्ब हो गई, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो विद्रोह जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे विद्रोह जो है वो स्ट्रांग होने के पूरे आसार लग रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि 2024 की विधानसभा में यहाँ बीजेपी जीत के आएगी। विद्रोह नहीं हुआ, सीट पक्की बीजेपी की है। विद्रोह हुआ तो फिर कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। हालांकि जिसका एज होता है थोड़ा बीजेपी का एज ही रहेगा, थोड़ा मार्जिन में फर्क पड़ सकता है, मैं यहाँ तक तो आता हूँ। लेकिन फिर भी अगर विद्रोह बहुत स्ट्रांग हुआ तो कुछ भी हो सकता है। वहां के कैंडिडेट्स ने मिलकर आपस में तय किया है किसी भी बाहरी कैंडिडेट को टिकट मिला तो हम विद्रोह करेंगे। बाहरी की बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट अवे आरती राव की बात हो रही है। 25 साल की गिरदावरी वो बहाना हो गया ना, वो बहाना हो गया है। राव का सीधा नाम नहीं लिया आरती राव का, एक बहाने से कह दिया बाहरी कैंडिडेट को नहीं बाहरी नहीं कहा, ऐसा मुझे राज शाही नहीं चलने देंगे।
जी जी प्रेम जी, आपका क्या आकलन है इस सीट के बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं मेहता जी की बात से सहमत हूँ कि अटेली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्ट्रांग सीट नजर आती थी। और आज के दिन ये है कि बिखराव इतना ज्यादा है। आप आप संतोष यादव जी 14 में चुनाव जीती, डिप्टी स्पीकर बनी और कद्दावर नेता बन गई थी। उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में वो हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य रही और उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा वहां से। तो उनका कद भी बहुत बड़ा था, परंतु एकाएक उनको काट करके सीताराम जी को लाया गया। सीताराम जी भी राव इंद्रजीत की पसंद थे और मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र के सबसे शरीफ नेताओं में उनकी गणना होती है। आज भी उनको बहुत सम्मान से लोग देखते हैं। डॉक्टर सीताराम जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर कभी भी कोई भी चला जाता है। आम सामान्य कार्यकर्ता या सामान्य मतदाता, उनको किसी परिचय करवाने की या मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति का टिकट काट देना भी बहुत अच्छी परंपरा नहीं हो सकती, जो पिछली बार उन्होंने ही दिलवाया था। आज रामपुरा हाउस की बात करते हैं, रामपुरा हाउस का गढ़ रहा है। आप जी जब कोसली डिस्कस कर रहे हैं, कोसली और अटेली को मिला के करेंगे तो जाटूसाना जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो तीन अब बटी हुई है 3 जगह। और राव नरेंद्र जिनका आपने जिक्र किया, वो इससे पहले के जब चुनाव लड़े उन्होंने 2 लगातार नारनौल से लड़े। जी राव नरेंद्र यहाँ से विधायक जरूर रहे 2 बार। जी उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे 2 बार, राव बंसी सिंह, अगर आपको स्मरण हो। तो वो जी। अगर पुश्तैनी सीट की बात जब करोगे तो उनके लिए भी एक वो एडवांटेज पॉइंट वो भी रहता है। इस बार तो उन्होंने इस सीट से अप्लाई किया है? नहीं, उन्होंने अप्लाई किया है। वो अहिरवाल का यही एक कल्चर सबसे यूनिक है। आप अगर किसी भी नेता की बात करेंगे, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, राव नरवीर सिंह की बात करें, ये अलग अलग सीटों पे जीतते रहे हैं। और राव जी नरवीर सिंह का तो रिकॉर्ड ये है कि वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग पार्टी सिंबल भी अलग अलग लेकर के लड़े और जीते और मंत्री बने। मंत्री रहते उनके टिकट कटी, वो अलग एक कहानी है। और इस बार उन्होंने खुली चुनौती दी है कि 2 पार्टी है, कोई एक टिकट देगी, एक अगर मना करेगी तो मैं दूसरी से ले आऊंगा। तो इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि जहां भी वो जाएंगे उनका टिकट मिल जाएगा उनको। और आज उनके घर प्रेम जी, पे इस बार वहां पर मुकाबला किससे होगा? कांग्रेस के आप साथ होगा या आईएनएलडी के साथ होगा? क्योंकि बीएसपी को ये सीट मिली हुई है और देखिए, पिछली बार बीएसपी के कैंडिडेट को पिछली बार 37,000 बीएसपी वोट मिले यहाँ थे। दूसरे नंबर पे थी और वो ठाकुर जी हैं जो कैंडिडेट जी बीएसपी के अनाउंस हुए हैं, वो पिछली बार सेकंड थे और इस बार फिर जी। से उनको टिकट मिली है। और अतरलाल। एक बार यहाँ लक्ष्मी नारायण जी इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक बने थे, मंत्री भी रहे थे, शायद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे। तो ये जब वोट मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो शक्ति बढ़ जाती है। अभी आप अलायंस पे कर रहे थे ना कि क्यों मजबूरी है, अलायंस किसी की मजबूरी है। तो 1% बहुत मायने रखता है, आधा % भी बहुत मायने रखता है। जब मुकाबला नहरों पे आ जाए तो वो 1% बहुत कुछ कर सकता है। हर जी सीट पे यही है स्थिति। आप जी जी जब अटेली डिस्कस कर रहे हैं तो अटेली में ना तो रामपुरा हाउस का प्रभाव कम है, ना राव नरेंद्र सिंह का प्रभाव कम है, और कहीं ना कहीं संतोष यादव का प्रभाव भी बहुत अच्छा बन चुका है क्योंकि वो स्थापित नेता हैं। जब आप कांग्रेस कांग्रेस की बात पिछली बार करेंगे, और उससे पिछली बार चौथे और 5वें स्थान पर रही थी। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस में देखिए अनीता कमल यादव जी, अनीता यादव सीपीएस थी, उनकी टिकट काट दी गई, उनको जननायक जनता पार्टी पे अपने बेटे को लड़वाना पड़ा। तो जब कहीं पार्टी में बगावत होती है और कुछ वोट बैंक उनका खिसक जाता है तो फिर उसका ही जनाधार घटता है। अब किसी भी पार्टी का इतिहास आप लेंगे जहां बगावत आएगी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2 मिनट पहले कि कांग्रेस में इतने लोग दावेदार हैं, उनमें से कुछ बागी हो जाएंगे। तो उनकी गणना हम बाद में करना शुरू करते हैं, उससे पहले भी कर रहे हैं। उस चीज का आकलन होना चाहिए कि अगर कोई जी उनमें से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किसी और का टिकट ले आता है तो वहीं से थर्ड फ्रंट पैदा होता है। जी जी जी। विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने कल 34 टिकटों पे फैसला किया है, ये खबर हमने डिस्कस नहीं की, ये बड़ी जी इंपॉर्टेंट खबर। जी।
एक खबर आई कि कांग्रेस ने 34 टिकटों पर निर्णय ले लिया है, जिसमें नाम भी मार्केट में आगे लोगों को पता भी है किस किस के नाम। जी जी 22 सिटिंग जी विधायक है, जी 6 सिटिंग विधायकों को अभी यस नहीं हुई है। जी अब मैं बात उसी बात पे आ रहा हूँ कि खबर कैसे बदलती है। थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा कि भाई जो लोग ईडी के चक्रों में फंसे हुए या किसी और वजह से दागी हैं, भले ही वो जीतते उनको टिकट नहीं दी जाएगी। जी ये जो 6 टिकटें रुकी सिटिंग विधायकों की, कांग्रेस जीती थी 31 पे, 3 उसके निकल गए, कुलदीप बिश्नोई निकल गए, किरण चौधरी निकल गई और वरुण मुलाना वो एमपी जी बने। तो 28 में से जी 22 की टिकट रुक गई, जिसमें एक धर्म सिंह छोकर है जिन पे अभी थोड़े दिन पहले ईडी की रेड हुई थी, जी रावदान सिंह है। अब ये जी जो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है कि किसी दागी को टिकट नहीं देंगे भले ही वो जीतने वाला हो, इससे नेशनल पर्सपेक्टिव पे, कांग्रेस के नेशनल पर्सपेक्टिव पे फर्क पड़ता है। ठीक है। जी अब इस खबर के नीचे एक दूसरी हेडलाइन आ गई है, छोटी हेडलाइन है। उसमें ये जी कहा गया है कि अगर इनके खिलाफ मामले राजनीतिक वजह से, राजनीतिक उत्पीड़न की वजह से दर्ज किए गए तो फिर इनको कंसीडर किया जाएगा। अब जी जो ऊपर कहा गया और जो नीचे कहा गया, अगर दोनों का मतलब निकालो तो मामला नल एंड वाइड हो गया। सबकी रिपोर्ट ये चली जाएगी कि यार ये राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है इनका, राजनीतिक धर्मपुर छोकर का उत्पीड़न। राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है ना, फलाने अच्छा, का राजनीतिक छोकर उत्पीड़न हो साहब रहा ने है। 500 लोगों के पैसे लेकर जो है वो आगे दिए नहीं, लेकिन राजनीतिक उत्पीड़न है। जी हाँ नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है। देखो वो उनके ऊपर पब्लिक के एलिगेशन है, गुड़गांव की पब्लिक के एलिगेशन है। उनकी जो कंपनी है, जो फर्म है, उसके खिलाफ पिछले 6-7 साल से बहुत से रेजिडेंट जो है वो रो रहे हैं, एक तरह से अपनी अपनी मनी, अपना पैसा गवा बैठे हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि जो कहा जाता है आदेश, वो बदल कैसे जाता है, एक सेंटेंस में बदल जाता है। आपने जी बहुत से जो हमारे चैनल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑर्डर होता है, उसकी ऊपर वाली खबर छाप देते हैं। जब वो जी पूरा पढ़ते हैं तो नीचे एक सेंटेंस और लिखा होता है कि दोनों पार्टियां अगर चाहें तो आपस में भी नेगोशिएट कर सकती हैं। तो वो खबर जी चेंज हो गई कि हमारी तरफ से जी कोई अड़चन नहीं है, टिल द पेडेंसी ऑफ दिस रिट पिटीशन आप आपस में बात कर जी सकते हो, तो कर लो समझौता। तो जी खबर पूरी जो होती है वो तब होती है जब आप उसका लास्ट सेंटेंस पढ़े। तो मैंने ये 6 टिकटों पे लास्ट सेंटेंस बता दिया। अब इस लास्ट जी सेंटेंस की वजह से क्या हुआ कि रावदान सिंह निकल गए, उनकी टिकट होगी। जी उनको जी क्लियर कर दिया गया कि इनको तो राजनीतिक तौर पे उत्पीड़ित किया जा रहा है। बाकी बच जी गए 5, इनमें से भी 2 और निकल जाएंगे। तो कांग्रेस, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि 3-4 लोगों की ही टिकट काटेगी, जो प्रेजेंट हैं, ज्यादा नहीं काटेगी। 24 सीटिंग या 25 सीटिंग कांग्रेस की तरफ से रिपीट होंगे। जी हमारे पास अब सिर्फ 5 मिनट हैं और पूरी सीट बची हुई है फरीदाबाद एनआईटी की। हम जल्दी जल्दी से इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अमित जी ब्रीफ में बताइए इस सीट की हिस्ट्री। फरीदाबाद एनआईटी जो विधानसभा सीट है, ये भी एक शहरी सीट है। 75% सीट शहरी है, 25% ग्रामीण है। इसमें फरीदाबाद नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं और कुछ गांव आते हैं, जैसे धोज, पाली। जो है इस सीट पर जो है गुर्जर, मुस्लिम और प्रवासी मतदाता अच्छी संख्या में है। और यहाँ पे पिछले परिसीमन के बाद से बीजेपी सीट को नहीं जीत पाई, चाहे वो 2009 का विधानसभा चुनाव हो, 14 का हो, 19 का हो। भले ही लोकसभा में उसको अच्छी लीड मिली, इस बार भी लोकसभा में बीजेपी को 42,000 के करीब की लीड मिली यहाँ से एनआईटी में, लेकिन विधानसभा में वो नहीं जीत पाए अभी तक। जो है जी इसमें 2009 में निर्दलीय जीते थे शिवचरण लाल शर्मा, 14 में इनालो से नगेंद्र भड़ाना जीते, 19 में जो है उन्हीं के बेटे शिवचरण लाल शर्मा के बेटे नीरज शर्मा जीते कांग्रेस के टिकट पर। अगर जब दावेदार की बात करें, इस सीट से जो है बीजेपी से नागेंद्र भड़ाना भी दावेदार है, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी भी जो है यहाँ से दावेदार है एनआईटी से। कांग्रेस से जो है अवतार सिंह भड़ाना है और नीरज शर्मा है, और भी कई दावेदार है। संभावना यही है कि टिकट जो है नीरज शर्मा को दी जा सकती है। और जी 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 विनोद जी क्या कहेंगे इस सीट के बारे में? सुना है नीरज शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है इस बार वहां पर, नहीं, मैं बता ऐसा सुनने में आया। नीरज नीरज शर्मा एक चलती फिरती पार्टी है, चलती जी फिरती कांग्रेस है। जी वो गलत करे या सही करे, लेकिन भारतीय राजनीति में
जैसे पॉलिटिशियन हम चाहते हैं ना, अरफन मौला टाइप, उनमें वो है। वो उस तरह का जी पॉलिटिशियन है जो जैसे हमारे मनीराम बागड़ी हुआ करते थे। जी मनीराम बागड़ी ने, वो हरियाणा के थे और चुनाव जाके लड़ा मथुरा से, उत्तर प्रदेश से। और वहां जी उत्तर मथुरा में आपको पता है रिफाइनरी लगाई थी प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त, इंदिरा गांधी जी। तो जी उन्होंने कंपेन क्या किया था जनता पार्टी के टाइम में, उन्होंने कंपेन किया था कि भाई इंदिरा गांधी तुम्हें मूर्ख बना रही है, फसलें क्यों नहीं हो रही, ये पानी में से बिजली निकाल लेती है तो पानी फोका हम्म, हो जाता है, जैसे दूध दही में से आप मक्खन अलग निकालो और मक्खन छाछ निकाल अलग रहे कर दो हैं। तो फोका हो गया। तो जी ये जो लड़का है नीरज शर्मा, ये इसी तरह के कंपेन करता है। और दूसरी जी बात ये है कि ये जो सीट है, इसकी जो तासीर है, वो थोड़ी जी सी कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बैठती है। उसका क्या रीजन है? जी एक तो यहाँ पूर्वांचली वोट बहुत ज्यादा है, जी और दूसरा यहाँ पे मुस्लिम वोटों की संख्या भी काफी है। पचास जी हजार से ज्यादा यहाँ मुस्लिम वोट है, जो जी या तो इंडिपेंडेंट को चला जाता है, कॉम्बिनेशन बढ़ जी जाता है गुज्जर मुस्लिम का, जैसे एक बार यहाँ से नागेंद्र बढ़ाना जीत गया। जी बीजेपी के पक्ष की सीट विधानसभा के हिसाब से नहीं है, लोकसभा में वो वोट कृष्णपाल गुर्जर को गया, कैसे मैनेज हुआ, वो समय बताएगा, लेकिन वो वोट मैनेज हुआ, आपसी फिक्सिंग से जी मैनेज हुआ वोट। जी मुझे लगता है कि ये सीट, अगर टिकट भी नीरज शर्मा की है, यहाँ ट्रायंगुलर भी होगा, अगर कृष्णपाल गुर्जर के लड़के को टिकट दी जाती है तो जो नागेंद्र भड़ाना है वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। वैसे मेरी जी सूचना ये है कि नागेंद्र भड़ाना को पार्टी ने हिंट दिया हुआ है कि आपको चुनाव लड़ाएं। यहाँ पे चाहे अच्छा ट्रैंगुलर हुआ तो भी टाइट ट्रैंगुलर होगा, एज कांग्रेस रहेगा। नागेंद्र भड़ाना अगर बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे तो भी वो अच्छी फाइट देंगे, क्योंकि उनके अपने परिवार के वोट यहाँ बहुत अच्छे हैं। पर जी इसको एज के रूप में अगर आप देखोगे तो ये कांग्रेस एज की सीट है। बीजेपी किस जी स्कीम से इसको पलटा लगाती है, ये बीजेपी पे निर्भर करता है। जी प्रेम जी, आप ये कमेंट्स दो। देखिए, जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, ये एक तो इसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या, प्रवासी लोगों की जनसंख्या और सबसे बड़ी जनसंख्या, अगर सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या है तो गुर्जर समाज की 90 में से सबसे ज्यादा वोट इसी सीट पे है। एनआईटी फरीदाबाद पे 47% गुर्जर है। और अभी नगेंद्र भड़ाना जी का ये पहला चुनाव नहीं था जिसमें वो जीते, उससे पहले भी उन्होंने वहां चुनाव लड़ा, क्योंकि इससे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्वरूप था वो अलग था। उसमें से मेवला महाराजपुर उस सीट का नाम था, उसमें से 2-3 सीटें बड़खल आ गई या एनआईटी बन गई। ये सारा एक तरह से आप उसको पूरे को अगर आप देखते हैं तो कंवर चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह का एक गढ़ कहा जा सकता था उस समय तक। चौधरी महेंद्र प्रताप के ये भतीजे हैं रिश्ते में, नगेंद्र भड़ाना। और जी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जब आप पूरे के पूरे उसको देखते हैं तो नगेंद्र भड़ाना को कहीं कमजोर आपके नहीं मान के चल सकते। अभी जो लोकसभा का चुनाव था, कृष्णपाल जी की जीत का कारण यही था कि वहाँ गुजर मतदाताओं में तो एकता थी। जब विधानसभा का चुनाव आता है तो एक से ज्यादा गुजर भी होते हैं, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, किसी छोटी पार्टी से टिकट लेकर के आ जाते हैं। तो ये चीजें पूरा का पूरा जब आप देखते हैं, नीरज शर्मा जी का क्या है कि नीरज शर्मा जी पे आपने कहा कि उनका कुछ बदलाव कुछ भी नहीं है। नीरज शर्मा जी को आप जब भी देखते हो वो अलग रूप में आपको दिखाई देंगे। जिंदे जी को कफन पहन ले और कोई रामराज जी वाली शर्ट सिलवा के विधानसभा में चला जाए, उनको किसी राष्ट्रीय उत्सव पे पानीपत में गिरफ्तार कर लिया जाए और उस चीज को भी अगर वो कहीं ना कहीं इतना हाइप दे देते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को आना पड़ता है वहां उनको छुड़वाने के लिए। तो नीरज शर्मा जी को आपने कभी अगर देखा हो कैंपेन में भी, वो कहीं भी रामायण की चौपाइयां शुरू कर देंगे। वो मूलतः कथावाचक हैं और वो इतने मनोरंजन करवाते हैं मतदाताओं के। जी वो पिताजी उनके मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी जब जी मंत्री थे तो तब भी नीरज शर्मा ही काम देखते थे। तो नीरज जी शर्मा की एक तो मतदाताओं पे पकड़ है। एक उन्होंने जी मुद्दे ऐसे उठाए थे, फरीदाबाद नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला उजागर करने वाले नीरज शर्मा है। और नीरज शर्मा जी ने विधानसभा में कभी
ये नहीं है कि वो पहली बार के विधायक हैं, कोई कमजोरी उन्होंने दिखाई, आवाज उनकी बुलंद रही है, बहुत बुलंद आवाज में वो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहे और बहुत शक्तिशाली अधिकारियों के विरुद्ध वो कार्रवाई करवाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। और एक अधिकारी को तो प्रदेश छोड़ना पड़ा है सिर्फ नीरज शर्मा के कारण, और वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोगों में वो अधिकारी थी। अगर आप नीरज शर्मा जी का संघर्ष देखते हैं तो मतदाताओं को भाषा समझ आती है। जी जी, तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। 2 सीटों पर हमने चर्चा की। एक फरीदाबाद एनआईटी सीट जहां पर कांग्रेस को एज है, नीरज शर्मा को वहां टिकट मिलना तय लगता है, और दूसरी सीट है अटेली, मंडी अटेली की, जहां दोनों तरफ बगावत जो है, बगावती सुर उठ रहे हैं, और राव नरवीर सिंह की जो बेटी हैं उनकी वहां पर टिकट की चर्चा है। इसी को लेकर जो है बगावत है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे इसी शो के साथ। शो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपने साथियों को भी प्रेषित कीजिए। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, आपने समय दिया। हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें समय दिया। नमस्कार।